तो हेलो, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम बात करने आए हैं इकोनॉमिक्स के बहुत बड़े सिलेबस के बारे में, और कैसे कैसे उससे क्वेश्चन आए हैं ये सब हम लोग अपने इस सिलेबस से जानेंगे और उस पूरे तरीके से डिटेल में उसका एनालिसिस करके अपनी तैयारी को शुरू करेंगे। तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये हमारा सिलेबस है क्या, कितना है और हमको कितना पढ़ना है। ठीक, तो बिना किसी देर के चालू करते हैं अपना CUET 2025 के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की तैयारी, उसका सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस विश्लेषण। ठीक है, तो पैटर्न देख लें। तो सबसे पहला पैटर्न है कि 50 क्वेश्चन आपका पूछता है, आपको करने हैं 40। टाइम आपके पास 1 घंटे का। बाकी सब्जेक्टों में आपको 45 मिनट मिलता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपको 1 घंटा मिलता है। 40 क्वेश्चन, सही पे +5, गलत पे -1, यानी जितने सही करते जाएंगे आपको 5 5 5 का मल्टीपल होता जाएगा, और गलत करेंगे तो -1 आपका घटता जाएगा। तो आइए सिलेबस को देखते हैं। जनरली आपका सिलेबस जो है केवल दो ही किताबों का है, वो है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और वो है एक इंडियन इकोनॉमिक्स। ये दो हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। तो नाम जैसा कि इसका माइक्रो है, माइक्रो का मतलब छोटा, और जब यही सब्जेक्ट ही छोटा है तो सिलेबस भी तो छोटा ही होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कुछ ज्यादा नहीं देखना है। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है ये तो देखेंगे ही देखेंगे भाई, जरूरी है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, वही व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, और इससे कैसे क्वेश्चन आए हैं इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद आएगा आपका सेकंड, कंज्यूमर बिहेवियर और डिमांड। ये तीन चीजें हम लोग को लेकर चलनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड का एक बहुत मजेदार चैप्टर, एक बहुत बेहतरीन चैप्टर। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं इस किताब से, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मीनिंग, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू द यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिल्स क्या होता है, ये सब कुछ इसमें देखना है। ठीक है, यूटिलिटी अप्रोच को देखना है। 1 और 2 कमोडिटी केस, दोनों कमोडिटी के केस में देखना है, एक कमोडिटी के केस में और 2 कमोडिटी के केस में, इसे हम लोग देखेंगे। इससे आए हुए क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका और सबसे मजेदार चैप्टर है वो है डिमांड। तो मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है, डिमांड शेड्यूल क्या है, डिमांड कर्व क्या है, डिमांड की शिफ्टिंग कैसे होती है, डिमांड बढ़ता कैसे है, डिमांड घटता कैसे है, अपवर्ड डाउनवर्ड, डिमांड से रिलेटेड सारी की सारी चीजें हम लोग इस सिलेबस में कवर करेंगे। कवर क्या करेंगे, कवर कुछ इस प्रकार से करेंगे कि एक भी क्वेश्चन हमारे पेन के नीचे से निकल ना जाए। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो अब आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और ये थोड़ा सिलेबस बड़ा है, और सबसे बड़े में आ जाता है आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। ठीक है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये चैप्टर बहुत ही मजेदार है। और इस चैप्टर के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग आपको जाननी है, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना होगा, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन उसको हम कुछ इस इजी वे में करेंगे कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और थोड़ा डिटेल में। उसके बाद सबसे मेरा फेवरेट जो एक टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, और उसके बाद एनएनपी, दोनों केस में देखेंगे, एक मार्केट प्राइस पे और एक फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दोनों के केस में हम लोग को इसे देखना है, कैसे निकलता है जीडीपी, जीडीपी किन तरीकों से निकलता है, ये हर एक टॉपिक को कवर करेंगे विथ क्वेश्चंस। ठीक, उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें ये तीन तरीके आपके सामने हैं, वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, और उसके बाद आपका एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों तरीके को भी हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। अब ये चैप्टर जो है ये बड़ा चैप्टर है, तो बच्चे जो है इसे तैयार करते हैं कुछ ज्यादा ही वे में, लेकिन जब अगर आप ध्यान से देखेंगे पेपर को तो पिछले 2 या 3 पेपर में इससे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं। लेकिन क्वेश्चन कम आने से मतलब ये नहीं है कि हम इस चैप्टर को छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कवर तो करना ही पड़ेगा भले क्वेश्चन कम आ जाए। उसके बाद बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसके अंदर कितनी सारी चीजें दी हुई हैं। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है ये तो जानना ही जानना है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का रिलेशन क्या है,
और उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान से जानना होगा। फिर उसके बाद प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूमर एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेव, सॉरी, प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोस्पेंसिटी टू सेव, एवरेज एंड मार्जिनल, ठीक है, एवरेज एंड मार्जिनल। उसके बाद है मीनिंग ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, ये देखिए एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाएगा। और आपका इससे रिलेटेड केस स्टडीज और जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे। अब जरा यहाँ पे एक चीज अगर आपको ध्यान दे दें तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम जो ये इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू सेक्टर मॉडल पे जो देखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। बाकी चीजें आपके सामने हैं, मेजरमेंट ऑफ करेक्ट एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये आप यहाँ पे देख लेंगे। बाकी हम लोग क्लासेस में बिना किसी टॉपिक को छोड़े हुए एक एक टॉपिक को लेते हुए डिटेल में कवर करते हुए अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए अपने सिलेबस को तैयार करेंगे। सिलेबस तो आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो क्लास है। उसके बाद है ये देखिए, ये आया मनी एंड बैंकिंग। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जब सीबीटी नहीं था और जब हर यूनिवर्सिटी अपना ऑटोनोमस एग्जाम लिया करती थी तो मनी एंड बैंकिंग हर एग्जाम में आता था। मनी एंड बैंकिंग एक ऐसा टॉपिक और ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हमेशा पूछा है और भरपूर मात्रा में पूछा है। स्कोरिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। तो मनी क्या है, उसका मतलब क्या है, मनी कैसे इवैल्यूएट हुआ, कैसे क्या कहते हैं पेपर मनी तक पहुंचा, मेटल मनी से पेपर मनी तक कैसे पहुंचा, ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन देखेंगे। सेंट्रल बैंक क्या है, उसका मतलब क्या है, सेंट्रल बैंक के फंक्शन कैसे फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है सेंट्रल बैंक। उसके बाद कमर्शियल बैंक क्या है, उसके मीनिंग, उसके फंक्शन, आरबीआई, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर देखना है। अब उसके बाद है जो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, ये जो है आपका ओवरऑल अगर बात करूं तो गवर्नमेंट के बारे में चैप्टर है, गवर्नमेंट बजट के बारे में है, गवर्नमेंट कैसे बजट सेट करती है, उसका कंपोनेंट क्या है, उसका यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, ये एक एक टॉपिक जो है हम लोग को कवर करना है। फिर उसके बाद अगर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो ये बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो टोटल ट्रांजेक्शन जो हम लोग लिखते हैं वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, ध्यान दीजिए, सबको पता है। अब इसको क्यों इतना इंपॉर्टेंट मैंने बोला, क्योंकि इससे क्वेश्चन की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर आप पेपर देखें तो इससे क्वेश्चन की मात्रा काफी है, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है, उसके बाद फिक्स या फ्लेक्सिबल कैसे चेंज होता है, ये सब कुछ देखना है। फिर डिमांड सप्लाई कर्व के थ्रू देखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट मीनिंग और उसका कंपोनेंट देखना है। आफ्टर दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद आपका आता है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स एक थोड़ा फंसाने वाला सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसके केस स्टडी से समझ में नहीं आता कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। तो इसको आपको डिटेल में जानना होगा, जिसके अंदर आप सबसे पहले चालू करेंगे इंडिया आज़ादी से पहले और फिर इंडिया का कंपैरिजन आज़ादी के बाद, कि इंडिया की अर्थव्यवस्था आज़ादी से पहले कैसी थी और इंडिया की अर्थव्यवस्था आज़ादी के बाद कैसी है। तो इसको हम लोग को पढ़ना है, जिसमें यहाँ पे दिया है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 1990 और फिर 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म, जिसे हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ना है। अगर ध्यान से नीचे देखें तो यहाँ पे दिया भी होगा, अगर इसे देखिए तो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये दिया हुआ है यहाँ पे। और 5 ईयर प्लान कब आया, 5 ईयर प्लान में पहले 5 ईयर प्लान में क्या क्या था, ये सब कुछ हमें देखते हुए चलना है। उसके बाद बात करते हैं आपका करंट चैलेंज फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, यानी अभी जो इंडिया की अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडिया, ये देखेंगे इसमें। जिसमें आपका पॉवर्टी, जिसमें पॉवर्टी कितने प्रकार की होती है, क्या होता है पॉवर्टी, इसको लेते हुए चलना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये एक बढ़िया चैप्टर। और उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, और हर एक चैप्टर के अंदर ये जो की पॉइंट दिए हुए हैं कि भैया हमें इस चैप्टर के अंदर हाउ मैनी पीपल बिकम रिसोर्स, हाँ, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या होता है, ये तो देखते हुए चलना ही चलना है। लेकिन अगर हमने ध्यान दें तो एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक पे ध्यान देना है, और इसके अंदर के हर एक टॉपिक को लेते हुए चलना है। एट द एंड मैं बात करूं तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, यानी कि कंपैरिजन करेंगे नेबर से, इंडिया, चाइना, ठीक है, पाकिस्तान, इन सब से हम लोग कंपेयर करेंगे कि भाई शुरुआत सबने एक साथ की थी,
एट द एंड आगे कौन है और आगे बढ़ कौन रहा है, ये इस चैप्टर से हमें पता चलेगा। तो ये तो हमारा पूरा एक ओवरऑल विश्लेषण था सिलेबस का। तो सिलेबस आपने देखा होगा, इतना आपको पढ़ना है। अब इसको डिटेल में कैसे पढ़ना है कि क्वेश्चन ना छूटे, उसके लिए आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे पेड बैच के साथ जुड़िए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो एग्जाम दे के आए तो आप कहें कि मेरी तो एक सीट फिक्स है। तो आई होप सभी को सिलेबस समझ में आया होगा। अगर डिटेल जानना है तो हमारे साथ जरूर जुड़े, और इस मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट के नहीं जाएगा। धन्यवाद।